दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी 11 को, जो इस समय काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी की लाश को पेट्रोल डालकर जला देता है। अब अगले सीन में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कि मास्क लगाकर एक फाइनेंस कंपनी को लूटने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन अरविंद नाम के पुलिस इंस्पेक्टर को जब इस रॉबरी के बारे में पता चलता है तो वो बड़ी आसानी से उन सभी चोरों को पकड़ लेता है। असल में अरविंद उन चोरों को पहले से ही ट्रैक कर रहा था और उसे ये बात पता चल गई थी कि वो लोग फाइनेंस कंपनीज को ही टारगेट कर रहे हैं। इसी वजह से उसने कुछ फाइनेंस कंपनीज के प्रोडक्ट्स में जीपीएस इंस्टॉल कर दिया था, जिसकी वजह से जब उन चोरों ने अगली बार ही चोरी करी तो वो पकड़े गए। अब उसके इस केस को इतनी जल्दी सॉल्व करने की वजह से उसके सीनियर उससे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे एक नया नारकोटिक्स का केस हैंडल करने के लिए देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रंजीत नाम के एक दूसरे इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ मर्डर केसेस को सॉल्व कर रहा था। ये उसी टाइप के मर्डर थे जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जब रंजीत को ये केस दिया गया था तब सिर्फ 2 ही मर्डर्स हुए थे, पर देखते देखते मरने वाले लोगों का नंबर बढ़ता ही जा रहा था। मर्डर का पैटर्न बिल्कुल सेम था, जिसमें पहले विक्टिम के सर पे गोली मारी गई, फिर बिना किसी टॉर्चर के उसे जला दिया गया, जिससे बात क्लियर थी कि ये सब किसी एक ही आदमी का काम है। पर गजब की बात तो ये थी कि इन विक्टिम्स की ना ही कहीं कोई मिसिंग कंप्लेन थी और ना ही कोई ऐसा क्लू था जिससे ये पता चल पाए कि आखिर ये लोग है कौन और कोई उन्हें क्यों मार रहा है। अब मर्डर्स के बढ़ने की वजह से रंजीत पर केस सॉल्व करने का काफी प्रेशर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ अरविंद ने उस नारकोटिक्स वाले केस को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया था। इसी बीच रंजीत को उसके केस से रिलेटेड एक दिन एक कॉल आता है। इस वजह से वो कहीं जाने के लिए अकेले स्टेशन से निकलता है, पर तभी रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे रंजीत अब कोमा में चला जाता है। इन सब के बाद ये केस अब एक हाईली सेंसिटिव केस बन चुका था, जिसे लेकर अब पुलिस भी काफी परेशान थी और बढ़ती ग्रोथ और कम टाइम में केस सॉल्व करने की वजह से अरविंद के सीनियर ऑफिसर अब रंजीत का केस अरविंद को डील करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर ये केस सीबीआई के पास गया तो पुलिस की काफी बदनामी होगी। फिर वो एसआई मनोहर को एज एन असिस्टेंट अरविंद के साथ काम करने के लिए कहते हैं और केस की डिटेल्स जानने के बाद अरविंद सभी क्राइम स्पॉट्स पर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ शॉकिंग बात ये थी कि एक भी क्राइम स्पॉट पर विक्टिम का एक भी हेयर तक नहीं होता। फिर अगले दिन जब अरविंद पुलिस स्टेशन जा रहा होता है तभी अचानक उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। इसी वजह से वो लिफ्ट मांगने लगता है। तभी एक लड़की की गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है, जिसका नाम था संजना। अब उसे देखकर अरविंद थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ वही लड़की संजना एक रेस्टोरेंट के बाहर किसी लड़के से मिलने के लिए आई होती है। असल में संजना के पेरेंट्स ने उसे वहाँ एक लड़के को देखने के लिए भेजा था। उसे बताया गया था कि वो लड़का ग्रे शर्ट पहने हुए है। अब जब संजना अंदर आती है तो उसकी मुलाकात अरविंद से होती है, जो कि ग्रे शर्ट पहने हुए था। तब अरविंद को देखकर संजना को उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। हालांकि अरविंद उसकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देता है कि वो नहीं है जिसे वो मिलने आई है। तभी अचानक अरविंद की वहाँ कुछ लोगों से फाइट होने लगती है, क्योंकि वो वहाँ एक केस की जांच करते हुए आया था, जिससे संजना को पता चल जाता है कि असल में अरविंद एक पुलिस वाला है। और इन सब के बाद संजना अरविंद को फॉलो करने लगती है और उसे प्रपोज भी कर देती है, पर अरविंद को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। खैर, अब प्रेजेंट डे में अरविंद संजना से लिफ्ट लेना नहीं चाहता था, पर उसे मजबूरी में लिफ्ट लेनी पड़ती है। फिर स्टेशन आने के बाद अरविंद और एसआई मनोहर रंजीत से मिलने के लिए जाते हैं, पर वो अब भी कोमा में होता है। तभी अचानक एक दिन वही किलर एक और आदमी को किडनैप करता है और अपने यूजुअल तरीके से उसे मार देता है। फिर जब वो लाश पुलिस को मिलती है तो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, पर इस बार डॉक्टर अरविंद को एक नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्हें विक्टिम की लाश से एक प्लेट मिली है, जो कि उसने शायद एक रिसेंट एक्सीडेंट में लगवाई थी। अब ये प्लेट काफी काम की थी, क्योंकि सभी प्लेट्स जो भी बॉडी में लगाई जाती हैं, उन पर एक नंबर होता है, जिससे वो प्लेट किसे, कहां और कब लगी है, इस बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से निकाली जा सकती है। फिर अगले दिन अरविंद उस प्लेट को लेकर पास के हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से पिछले कुछ वीक्स में जिन जिन लोगों की प्लेट्स लगी है उसके डिटेल्स देने के लिए कहता है। फिर वहाँ से जाते वक्त अरविंद को उसी हॉस्पिटल में एसआई मनोहर दिख जाता है, जिसके जाने के बाद अरविंद उस डॉक्टर से मिलकर मनोहर के आने का कारण पूछता है। तब डॉक्टर पहले तो कुछ भी नहीं बताता, पर ज्यादा पूछताछ करने पर वो कहता है कि मनोहर को एक रेयर हार्ट डिजीज है, पर ये बात वो किसी को बताना नहीं चाहता है। असल में एक बार मनोहर ने अरविंद को बताया था कि कुछ टाइम पहले एक एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की मौत हो गई थी और अब उसकी फैमिली में बस एक छोटा बेटा ही है। खैर, अब अगले दिन डॉक्टर अरविंद को एक लिस्ट देता है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जिन्होंने अभी हाल ही में प्लेट्स डलवाई हैं। अब कुछ टाइम तक अरविंद उस लिस्ट को स्टडी करता है और 7 लोगों के नाम अलग कर देता है। फिर एक एक करके वो उन सभी लोगों से मिलने के लिए जाता है
है, पर यहाँ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। फिर आखिर लास्ट में वो उस लिस्ट पर मौजूद सुधाकर नाम के आदमी के पास जाता है और सुधाकर बताता है कि उसके पिता बूढ़े हैं, इसी वजह से वो पास ही जॉब करता है और उनकी देखरेख करता रहता है। इसके बाद अरविंद उससे उसके एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, जिस पर सुधाकर बताता है कि कुछ दिनों पहले ही उसका एक माइनर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके पैर में एक प्लेट डाली गई थी। अब यहाँ अरविंद सुधाकर के घर को ध्यान से देख रहा होता है, जो बात सुधाकर को कुछ ठीक नहीं लगती। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ छुपा रहा हो। फिर यहाँ से जाते वक्त अरविंद को संजना का मैसेज आता है, जो उससे पूछती है कि क्या एक बार वो उससे मिलने के लिए आएगा। पहले तो अरविंद मना कर देता है, पर उसके बहुत इंसिस्ट करने पर वो उससे मिलने के लिए मान जाता है। फिर जब अरविंद उससे मिलने आता है तो वो आज फिर अरविंद को प्रपोज करती है, पर इस बार भी अरविंद उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन अरविंद को एक और लाश मिलती है, जिसका मर्डर उसी सीरियल किलिंग के तहत हुआ था, पर इस बार डिटेल्स में थोड़ा डिफरेंस था। असल में अब तक वह मर्डरर लोगों को शहर के बाहर जला रहा था, पर इस बार तो उसने एक काम शहर के अंदर ही किया था। अब क्राइम स्पॉट पर उस समय अरविंद के साथ एक लोकल कांस्टेबल भी रहता है, जो अरविंद को बताता है कि कल एक भिखारी पुलिस स्टेशन आया था और वो किसी के किडनैप होने की बात कर रहा था, पर क्योंकि वो एक भिखारी था और सही से कुछ बता नहीं पा रहा था, इसी वजह से मैंने उसे भगा दिया था। ये सब सुनकर अरविंद उस भिखारी के पास जाता है और उससे उसने जो भी देखा उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि पिछले दिन सुबह एक लड़की बस से उतरी और एक आदमी जो कि कार से था वो उसे किडनैप करके वहाँ से ले गया। वो भिखारी ये भी बताता है कि वो लड़की रोज उस रोड से अपनी स्कूटी पर जाती थी, पर उस दिन वो बस से आई थी। अब यहाँ ये सोचने वाली बात थी कि जो लड़की रोज अपनी स्कूटी से जाती थी वो लड़की आज बस से क्यों आई थी। इस बात का पता करने के लिए अरविंद सभी पुलिस वालों को आसपास के मैकेनिक शॉप पर पता करने के लिए कहता है, जिस पर उन्हें एक शॉप पर पता चलता है कि आज से 2 दिन पहले एक लड़की अपनी स्कूटी को रिपेयर करवाने के लिए आई थी और उसकी स्कूटी अभी भी रिपेयर शॉप पर थी। उस स्कूटी से अरविंद को उस लड़की के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मीरा है। इसके बाद वो लोग उसके घर जाते हैं और यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि गेट खुद मीरा खोलती है, जिससे उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता और वो उससे पूछते हैं कि क्या उसने अपनी स्कूटी बनवाने के लिए दी है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। इन सब के बाद वो लोग उसके घर की छानबीन करते हैं। तभी अचानक मनोहर को एक रूम में एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है, जिस पर वो तुरंत अरविंद को बुलाता है। असल में उस रूम में था एक फोटो फ्रेम, जिससे उन्हें पता चला कि मीरा अकेली नहीं है बल्कि उसकी एक ट्विन सिस्टर भी है, और इतना ही नहीं उन्होंने एक ट्विन स्कूल से पढ़ाई की है, जिसकी फोटोग्राफ भी वहीं लगी होती है। इन सब के बाद अगले दिन एक बार फिर सुधाकर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि उसका भी एक ट्विन ब्रदर था और ये बात उन्हें मीरा के घर में लगी उस फोटोग्राफ से पता चली थी, क्योंकि वो भी उसमें था। खैर अब अरविंद सुधाकर से पूछता है कि वो उसे सब कुछ सच बता दे, जिस पर अब सुधाकर घबरा चुका होता है। इसी वजह से वो एक्चुअल ट्रुथ बताना शुरू करता है। एक्चुअली वो सुधाकर नहीं बल्कि सुरेंद्र था, सुधाकर का भाई। वो बताता है कि कुछ दिनों पहले सुधाकर अचानक से गायब हो गया, जिस पर जब उसने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कुछ देर बाद उसे एक अननोन नंबर से एक मास्क्ड मैन का वीडियो कॉल आया, जिसने उसे कहा कि अगर वो अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो वो एक लोकेशन पर आ जाए बिना पुलिस को इन्फॉर्म करे। दूसरी तरफ जब अरविंद सेम क्वेश्चंस मीरा से पूछता है तो वो भी सब कुछ कन्फेस कर लेती है। वो बताते कि वो मीरा नहीं बल्कि तारा है। फिर वो बताते कि उसकी बहन मीरा भी गायब हो गई थी और उसे भी एक लोकेशन पर एक मास्क मैन ने आने के लिए कहा था और उसने पुलिस से भी एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो आदमी उस पर नजर रखे हुए था। इसी वजह से वो भी उस लोकेशन पर गई थी। वहाँ पहुंचकर उन दोनों को उस मास्क मैन ने कहा कि तुम्हारे सामने जो लोग बैठे हैं उसे तुम्हें सामने रखी गन से मारना होगा अगर तुम अपने भाई बहन को फिर से देखना चाहते हो तो। ये सुनकर सुरेंद्र और तारा दोनों ने उनके सामने बैठे आदमी को मार दिया और वो आदमी जिसे उन्होंने मारा था उसका फेस कवर्ड था। खैर इसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो वही मास्क मैन उन्हें एक वीडियो शेयर करता है, जिसमें वो लोग एक आदमी का मर्डर कर रहे थे और वो आदमी जिसे उन्होंने मारा था वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के भाई बहन थे, यानी कि सुरेंद्र ने अपने भाई सुधाकर को और तारा ने अपनी बहन मीरा को ही मार दिया था। खैर इस कन्फेशन के बाद तारा और सुरेंद्र को आपस में मिलवाया जाता है और क्योंकि वो क्लासमेट थे इसी वजह से वो एक दूसरे को पहचान जाते हैं। फिर अरविंद इन दोनों से पूछता है कि क्या उन दोनों को अपने स्कूल में से किसी पर शक है, तो वो दोनों ना जाने क्यों बेंजामिन नाम के एक आदमी का नाम लेते हैं। तभी अचानक अरविंद को तारा की गैलरी में एक फोटो दिखती है जिसमें संजना भी होती है। ये देखकर अरविंद को थोड़ा अजीब लगता है। तब मीरा उसे बताते कि कुछ टाइम पहले वो संजना से एक मॉल में मिली थी और वहीं वो लोग दोस्त बन गए थे। इन सब के बाद आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए अरविंद और मनोहर ट्विन स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं। अब यहाँ जब वो प्रिंसिपल से बेंजामिन के बारे में पूछते हैं तो प्रिंसिपल थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं। खैर अब अरविंद उन्हें उस केस के बारे में बताता है, जिस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि आज से 26 साल पहले वो और उनके हस्बैंड ने इस ट्विन स्कूल को खोला था एंड फॉर्चुनेटली ओपनिंग होते ही वहाँ 6 ट्विन बच्चों ने एडमिशन ले लिया था। इसी वजह से उनके हस्बैंड बहुत खुश थे। तभी स्कूल में और एडमिशन बढ़ाने के लिए उनके हस्बैंड
हस्बैंड ने एक स्कीम निकाली जिसके चलते जो भी ट्विन उनके स्कूल में एडमिशन लेंगे उनके पेरेंट्स को उनमें से सिर्फ एक बच्चे की फीस देनी होगी। अब इतना अच्छा ऑफर देखकर बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में करवा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल और उनके हस्बैंड एक चेस टूर्नामेंट में जाते हैं जहाँ उनकी मुलाकात होती है बेंजामिन से, जो कि उस टूर्नामेंट का विनर था। अब उसे देखकर प्रिंसिपल के हस्बैंड ने सोचा कि अगर वो बच्चा उनके स्कूल में पढ़ेगा तो उनके स्कूल का नाम कितना ज्यादा बढ़ेगा। ये सोचकर वो बेंजामिन को अप्रोच करते हैं और कोइंसिडेंटली बेंजामिन का एक ट्विन ब्रदर फ्रांसिस भी होता है और वो दोनों बच्चे अनाथ थे। वो सड़कों पर रहते थे और जैसे तैसे कुछ काम करके एक स्कूल में जा रहे थे। इन सब के बाद जब प्रिंसिपल और उनके हस्बैंड ने उन्हें अपने स्कूल में पढ़ने और वहीं के हॉस्टल में रहने का ऑफर किया तो उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और बेंजामिन तो शुरू से ही अच्छा था पर फ्रांसिस उसके कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं था। हालांकि उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। इसी वजह से जब भी फ्रांसिस किसी मुसीबत में फंस जाता था तो बेंजामिन हमेशा उसकी मदद किया करता था। खैर अब जब उनका उस ट्विन स्कूल में एडमिशन हो गया तो फ्रांसिस का भी डेवलपमेंट अच्छे से होने लगा और अब बेंजामिन की वजह से उस स्कूल की अच्छे से इंक्रीमेंट होने लगी, जिससे प्रिंसिपल और उसके हस्बैंड बहुत खुश थे। खैर अब ट्विंस की इस तरह की जोड़ी को देखकर उनकी क्लास के बच्चों को उन दोनों से जलन होने लगी और वो फ्रांसिस को तंग करने लगे। हालांकि बेंजामिन हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता रहता था पर उसके बाद भी वो लोग फ्रांसिस को परेशान करते रहते थे। फिर एक बार प्रिंसिपल मैम बेंजामिन के साथ चेस खेल रही होती है जिसमें बहुत सारे गेम्स में बेंजामिन हारता रहता है। ये देखकर प्रिंसिपल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो बेंजामिन से कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो टूर्नामेंट में कैसे जीतोगे, इसलिए गेम पर ध्यान दो और अब जाकर आराम करो। तभी बेंजामिन एक और गेम खेलने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर जब प्रिंसिपल उसके साथ खेलती है तो इस बार वो बड़ी आसानी से उन्हें हरा देता है। ये देखकर प्रिंसिपल थोड़ा शॉक्ड हो जाती हैं और वो बेंजामिन से पूछती हैं कि अगर तुम इतना अच्छा खेल सकते हो तो अब तक क्यों हार रहे थे, जिस पर बेंजामिन कहता है कि आप मेरी माँ की तरह हो तो आखिर मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ। खैर अब बेंजामिन के टूर्नामेंट का दिन आ जाता है जिस पर प्रिंसिपल का हस्बैंड उसे उसके लिए बाहर लेकर जाता है। तब तक फ्रांसिस प्रिंसिपल के पास रहता है क्योंकि वो उन दोनों से काफी प्यार करती थी। खैर अब बेंजामिन के जाने के बाद सभी बच्चे फ्रांसिस को बहुत परेशान करने लगते हैं। इन सब से फ्रांसिस का वहाँ रहना काफी मुश्किल हो जाता है पर वो इन सब के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। अब यहाँ फ्रांसिस को एक अलग तरह की बीमारी भी होती है। असल में उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था पर यह बात सिर्फ टीचर्स और बेंजामिन को ही पता थी। फिर कुछ दिनों बाद बेंजामिन ट्रॉफी लेकर स्कूल में वापस आता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है पर फ्रांसिस अपने साथ हुए ट्रीटमेंट के बारे में बेंजामिन को कुछ भी नहीं बताता। फिर एक दिन कुछ टीचर्स फ्रांसिस के अंधेरे के डर के बारे में बात कर रही होती है जो बात बेंजामिन की क्लास के बच्चे सुन लेते हैं। यानी अब उन्हें फ्रांसिस को तंग करने का एक नया आइडिया मिल गया था। फिर क्लास में सभी ट्विंस को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एक ग्रुप को फिजिक्स लैब में जाना था और दूसरे को केमिस्ट्री लैब में। फिर जब फ्रांसिस लैब में जाता है तभी अचानक उसकी क्लास के बच्चे क्लास की लाइट्स ऑफ कर देते हैं जिससे फ्रांसिस बहुत घबरा जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ अपने भाई की इस तरह की चीखों को सुनकर बेंजामिन दौड़ता हुआ आता है पर तब तक फ्रांसिस इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था और यहाँ फ्रांसिस की मौत का सबसे बड़ा सदमा बेंजामिन को लगा था। वो पूरे 3 दिन तक उसकी कब्र के पास बैठा रहा था और बहुत से लोग उसे बुलाने गए पर उसने किसी की भी बात नहीं सुनी। उसी वक्त स्कूल में एक नन आई और उसने बेंजामिन को अपने ऑर्फनेज ले जाने का प्रपोजल रखा क्योंकि अब बेंजामिन का वहाँ रहना ठीक नहीं था। तब बेंजामिन के बारे में सोचकर प्रिंसिपल ने बेंजामिन को उनके साथ भेज दिया और कुछ दिनों बाद पता चला कि एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया है। फिर प्रिंसिपल कहती है कि तब से लेकर अब तक मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि बेंजामिन का जाना हमारे लिए बहुत बुरा साबित हुआ और उसके जाने के कुछ दिनों बाद ही हमारे स्कूल में आग लग गई और सब कुछ तबाह हो गया। मेरे हस्बैंड इस ट्रोमा को सह नहीं पाए और उन्होंने शराब पीकर अपनी जान दे दी। ये सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अरविंद संजना से मिलने के लिए जाता है पर उसे देखकर संजना पूछती है कि आपको किससे मिलना है। अब ये सवाल थोड़ा तो अजीब था क्योंकि कुछ दिनों पहले तो वो उसके पीछे पड़ी थी और आज ये सवाल। असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि वो संजना नहीं बल्कि उसकी ट्विन सिस्टर अंजना थी जो कि ऑब्वियसली अरविंद को नहीं जानती थी। खैर अंदर आने पर संजना अरविंद को देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए आया है। हालांकि अरविंद तुरंत ही क्लियर कर देता है कि वो उन्हें बताने आया है कि उन लोगों की जान भी खतरे में है, इसी वजह से वो वहाँ आया है। फिर वो उन्हें बेंजामिन के बारे में भी बताता है और साथ ही कहता है कि अब मर्डर्स होने वाले हैं। इसके बाद वो उनकी सिक्योरिटी के लिए उन दोनों को मनोहर के घर पर छोड़ देता है। इसके बाद उसे बस धीरन और धीरज को ढूंढना था क्योंकि वो लोग ही थे जो अब बचे हुए थे पर काफी कोशिश के बाद भी अरविंद उन्हें ढूंढ नहीं पाता। तभी अचानक एक दिन उन्हें फिर से एक लाश मिलती है जो देखकर इस बार कमिश्नर अरविंद को डांटने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम बताओ कि जब तुम्हें धीरन और धीरज नहीं मिले तो आखिर उस किलर को कैसे मिल गए और अब ये कैसे पता चलेगा कि मरा धीरन है या फिर धीरज। ये सुनकर अरविंद कहता है कि सर ये धीरन है क्योंकि उस दिन जब फ्रांसिस की मौत हुई थी तब आधे बच्चे फिजिक्स लैब में थे और आधे केमिस्ट्री लैब में और फ्रांसिस की मौत केमिस्ट्री लैब में हुई थी
और ये बेंजामिन सभी फिजिक्स लैब वाले बच्चों को मार रहा है ताकि वो लोग उसकी तरह ही पेन को एक्सपीरियंस कर पाएं। इसके बाद वो कमिश्नर से बस थोड़ा और टाइम मांगता है। तभी उसे पता चलता है कि रंजीत को होश आ गया है। उस वजह से वो तुरंत उससे मिलने के लिए जाता है। तब रंजीत उसे बताता है कि उस दिन उसका एक्सीडेंट एक ब्लैक कलर की कार की वजह से हुआ था और वो अरविंद से ये भी कहता है कि किलर उन लोगों के बीच ही है, क्योंकि किलर को उनके मूव के बारे में पहले से पता चल जाता है। तभी प्रिंसिपल अरविंद को कॉल करके उसे केस से रिलेटेड एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन देती है। वो बता दे कि बेंजामिन हर साल फ्रांसिस की पुण्यतिथि पर उसकी कब्र के पास आता है, जो कि आने ही वाला है। अब ये सुनकर अरविंद उस दिन फ्रांसिस की कब्र के पास छुप जाता है और कुछ ही देर में वहाँ सच में बेंजामिन आता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मनोहर ही था। उसे देखकर अरविंद के होश उड़ जाते हैं और अरविंद उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर तब तक मनोहर वहाँ से भाग जाता है। फिर संजना और अंजना को चेक करने के लिए अरविंद तुरंत मनोहर के घर जाता है और यहाँ वो दोनों बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ अरविंद कुछ कर पाता उसके पहले ही मनोहर उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। फिर जब अरविंद को होश आता है तब तक मनोहर अंजना को लेकर वहाँ से जा चुका था। तब थोड़ा दिमाग लगाकर अरविंद और संजना उसी बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ बेंजामिन ने अपने सारे विक्टिम्स को बुलाया था और वहाँ उन्हें मनोहर और अंजना मिल जाते हैं। तब अरविंद संजना को गन देकर कहता है कि बेंजामिन जैसे ही लिफ्ट से नीचे आए उसे गोली मार देना। इसके बाद वो खुद जाकर मनोहर से लड़ाई करने लगता है और कुछ ही देर में लिफ्ट नीचे आती है, जहाँ संजना बिना देखे शूट कर देती है और शॉकिंगली उस लिफ्ट में बेंजामिन नहीं बल्कि अंजना थी। तभी अचानक वहाँ रंजीत आ जाता है और अरविंद को पकड़ लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि अरविंद के शरीर पर फ्रांसिस लिखा होता है, जिसका मतलब था कि बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि खुद अरविंद ही था, जो इतने टाइम तक सबको पागल बना रहा था। इन सब के बाद रंजीत बताता है कि कुछ दिनों पहले जब अरविंद उससे मिलने के लिए आया था तब उसने नोटिस किया था कि अरविंद का लाइटर और उस दिन जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस आदमी का लाइटर सेम था, जिस वजह से उसने अरविंद पर रिसर्च की और उसे सारा सच पता चल गया। इन सब के बाद अरविंद को पकड़ लिया जाता है और उसे जेल में डाल देते हैं। तभी अचानक रंजीत को एक और बात क्लिक करती है और वो तुरंत जेल की तरफ भागता है, पर तब तक अरविंद धीरज को भी मार चुका होता है और फिर वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। असल में ये सारा प्लान अरविंद का ही था। उसने शुरू में जानकर चेन्नई ट्रांसफर लिया क्योंकि वो धीरज, संजना और अंजना का पता नहीं लगा पा रहा था। इसके बाद धीरे धीरे उसने केस सॉल्व करना शुरू किया, जिसमें से एक केस फाइनेंस कंपनी वाला भी था और असल में उस चोरी करने वाली गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि धीरन और धीरज ही थे। उन्हीं का पता लगाने के लिए ही वो यहाँ आया था। इसके बाद उसने और मर्डर्स करना शुरू किया। वो चाहता था कि वो मर्डर वाला केस उसे मिल जाए ताकि वो अपने सभी क्लासमेट्स की डिटेल निकाल सके, पर ये केस रंजीत को मिल गया। इसी वजह से उसे रंजीत का एक्सीडेंट करना पड़ा। इसके बाद उसने मनोहर के बेटे को किडनैप किया और उसे बेंजामिन का नाटक करवाया। इस तरह से उसने अंजना को भी मार दिया और उसने जानबूझकर रंजीत को क्लू दिया था उसे पकड़ने के लिए, ताकि वो फाइनली जेल में जाकर धीरज को भी मार सके। और इस तरह से आज उसका बदला पूरा हुआ। अब इन सब बातों का रियलाइजेशन जब तक रंजीत को होता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यहाँ धीरज मर चुका था। फिर इन सब के बाद फाइनली बेंजामिन ने यानी अरविंद ने भी कुछ टैबलेट्स खाकर अपनी जान दे दी, क्योंकि उसका मकसद पूरा हो गया था। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है, जहाँ बेंजामिन ने फ्रांसिस का बदला ले लिया था, क्योंकि वो सारे लोग उसे बुली करते थे और उन्हीं के कारण फ्रांसिस की जान गई थी। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।